नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नगर पालिका अधिनियम की अपनी 18वीं क्लास कर रहे हैं। हमने अब तक की क्लासों में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 को अब तक पूरा पढ़ लिया है। सभी अध्यायों की MCQ क्लासेस भी अपलोड हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम अध्याय 5 की MCQ करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे धारा 75, धारा 76, धारा 78, ऑप्शन डी धारा 80। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी हमें दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 76। धारा 76 के अंदर राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करता है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में किससे सिफारिश करेगा? तो ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन बी। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में राज्यपाल से सिफारिश करेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन किसके समक्ष रखे जाएंगे? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्य विधान मंडल। इन प्रश्नों के माध्यम से हमने धारा 76 को समझा। अब हम एक बार धारा 76 का रिवीजन कर लेते हैं। धारा 76 जो कि अध्याय 5 की पहली धारा है। धारा 76 में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें आगे पॉइंट यह है कि राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और वित्तीय स्थिति के संबंध में वह राज्यपाल से सिफारिश करेगा। अब किन किन चीजों के लिए सिफारिश राज्य वित्त आयोग राज्यपाल से करेगा, उन्हें हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह आएगा कि राज्य के द्वारा उद्ग्रहणीय कर, पथकर, शुल्क और फीस का राज्य और नगर पालिका के मध्य बंटवारा किया जाता है और ऐसा बंटवारा सभी स्तर की नगर पालिकाओं के बीच आवंटित किया जाए, इसकी सिफारिश राज्य वित्त आयोग राज्यपाल से करेगा। इसमें पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि राज्य के द्वारा जिन टैक्स, कर, शुल्क और फीसों को वसूल किया जाता है वह राज्य और नगर पालिका के मध्य विभाजित किए जाते हैं और ऐसे वितरण सभी स्तर की नगर पालिका के मध्य हो, ऐसी सिफारिश राज्य वित्त आयोग राज्यपाल से करेगा। अगले पॉइंट में हमने देखा था कि कुछ कर, टैक्स और पथकर नगर पालिका द्वारा समायोजित किए जाएं और विनियोजित किए जाएं, ऐसी सिफारिश भी वह राज्य वित्त आयोग राज्यपाल से करेगा। इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा, कुछ कर, पथकर और फीस नगर पालिका द्वारा भी लगाई जा सकती हैं और नगर पालिका द्वारा भी वसूल की जा सकती हैं, इसकी सिफारिश राज्यपाल से की जाएगी। हमने अगले पॉइंट में देखा था कि राज्य की संचित निधि से अनुदान नगर पालिका को दिया जाए, इसकी सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग राज्यपाल से करेगा। और इसी में हमने आगे यह पॉइंट भी देखा था कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक अध्युपायों की सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग करेगा। अब जैसा कि हमने पूरी धारा 76 में पढ़ा कि राज्य वित्त आयोग राज्यपाल से सिफारिश कर रहा है, लेकिन आगे उस पर क्या कार्रवाई होगी, तो उसके बारे में धारा 76 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल से की गई प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्यवाही और स्पष्टीकारक ज्ञापन, इस शब्द का अर्थ यह हो जाएगा कि जो कार्यवाही सिफारिश के संबंध में की गई है उसको आपने एक्सप्लेन करते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है,
तो वह डॉक्यूमेंट राज्य विधानमंडल के सामने पेश किया जाएगा। ऐसा धारा 76 में बताया गया है। उससे संबंधित ये सब प्रश्न थे जो हमने देखे कि किस धारा में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। धारा 76 नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग वित्तीय स्थिति के संबंध में किससे सिफारिश करेगा, तो राज्यपाल से सिफारिश करता है। और लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन किसके समक्ष रखे जाएंगे, तो वह राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। हमने धारा 76 को पूरा समझ लिया, उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को कर लिया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन करती है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय निकाय, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार। राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं उनका क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न है करों, पथकरों और फीसों का समुन्निदेशन नगर पालिका को किया जाता है। ऑप्शन ए धारा 76 के अधीन, ऑप्शन बी धारा 77 के अधीन, ऑप्शन सी धारा 78 के अधीन, ऑप्शन डी धारा 80 के अधीन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 77, ऑप्शन बी। धारा 77 के अधीन पथकरों, करों और फीसों का समुन्निदेशन नगर पालिका को किया जाता है। अगला प्रश्न है धारा 77 के अधीन राज्य सरकार निम्न कार्य करती है। ऑप्शन ए राज्य की संचित निधि से नगर पालिका को सहायता की मंजूरी, ऑप्शन बी नगर पालिका को करों का नियागमन, ऑप्शन सी नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अध्ययोपायों का अवधारण, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ये सभी कार्य राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश करने पर राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 77, ऑप्शन बी धारा 78, ऑप्शन सी धारा 79, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 78। धारा 78 में राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है। अब हम धारा 77 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा धारा 76 में राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल से नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के संबंध में सिफारिश की गई थी, और हमने देखा कि जब राज्यपाल से सिफारिश की गई तो सिफारिश पे की गई कार्रवाई और स्पष्टीकारक ज्ञापन को राज्य विधानमंडल के सामने पेश किया गया। और आगे हम धारा 77 में देखते हैं कि जो सिफारिशें किए गई हैं उनके ऊपर राज्य सरकार विचार करती है, और विचार करने के बाद क्या क्रियान्वयन करती है उसके बारे में बताया गया है। तो धारा 77 में सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर क्रियान्वयन करती है। पहला पॉइंट यह है करों, पथकरों और शुल्कों और फीसों का नगर पालिका को नियागमन और समुन्निदेशन किया जाता है। नियागमन का अर्थ यह हो जाएगा हस्तांतरण या डेवोल्यूशन, और समुन्निदेशन का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा आपका असाइन, अर्थात करों, पथकरों और शुल्कों को नगर पालिका को असाइन कर दिया जाता है और हस्तांतरित कर दिया जाता है। जिससे होगा क्या कि कुछ टैक्स की वसूली नगर पालिका के द्वारा की जाएगी, जिससे नगर पालिका की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आगे हम बात करें धारा 77 में और क्या प्रावधान है। राज्य की संचित निधि से अनुदान और सहायता नगर पालिका को दी जाए, इसकी मंजूरी भी धारा 77 के अंतर्गत मिलेगी। और राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए जो अध्ययोपायों की सिफारिश की गई थी धारा 76 में, उनके ऊपर उनका अवधारण धारा 77 के अंतर्गत किया जाएगा। यह धारा 77 के ही अंदर दिया गया है, जिससे संबंधित प्रश्न भी हमने देख लिए। अगला प्रश्न है धारा 78 के अधीन राज्य सरकार नगर पालिका को वित्तीय सहायता देती है। ए ऑप्शन स्कीम अधिकथित करके, ऑप्शन बी नगर पालिका की वार्षिक विकास योजना में अनुदान से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों,
ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यदि हम धारा 78 की बात करें तो धारा 78 के अंदर नगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के बारे में बात की गई है, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो वह किन किन रूप में दी जाएगी उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो धारा 78 में बताया गया है कि राज्य सरकार समय समय पर नगर पालिका को वित्तीय अनुदान और सहायता देगी। राज्य सरकार किसी कार्य विशेष के लिए भी अनुदान दे सकती है। यदि राज्य सरकार के द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए अनुदान दिया गया है तो राज्य सरकार उस कार्य के लिए निर्देश भी नगरपालिका को दे सकती है और नहीं भी, यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगले पॉइंट में हमने यह देखा धारा 78 के कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वह स्कीम अधिकृत कर भी नगरपालिकाओं को अनुदान दे सकती है। इस प्रकार अनुदान देने से स्कीम की शर्तों के तहत ही अनुदान दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक स्कीम में कुछ शर्तें और पात्रता के नियम होते हैं। अगर नगरपालिका शर्तें और पात्रता पूरी करती है तो नगरपालिका को अनुदान दिया जाएगा। इस पॉइंट में हमने ये भी पढ़ा था कि नगरपालिकाओं को वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसके कई आधार हो सकते हैं जिसके ऊपर हमने क्लास में चर्चा की थी। अगला पॉइंट ये भी बताया गया है धारा 78 के अंदर कि नगरपालिका की कोई वार्षिक विकास योजना चल रही है और उसके तहत कोई स्कीम है तो राज्य सरकार उस स्कीम में या तो पूर्णतः या भागतः अपना अनुदान दे सकती है। या तो वह स्कीम के लिए सारा धन दे सकती है या स्कीम के किसी भाग के लिए या कुछ परसेंटेज धन वो दे सकती है। यह हमने धारा 78 में पढ़ा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। अधिनियम में नगरपालिका निधि की व्यवस्था है। तो इसके ऑप्शन है धारा 66, धारा 76, ऑप्शन सी धारा 79, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 79। धारा 79 के अंदर नगरपालिका निधि की बात की गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से नगरपालिका निधि में जमा होगा ए नगरपालिका द्वारा वसूल धन, बी नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त धन, सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात नगरपालिका द्वारा वसूल धन और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त धन दोनों ही नगरपालिका निधि में जमा होंगे। अगला प्रश्न है नगरपालिका की प्राप्तियां और व्यय रखे जाएंगे। ऑप्शन ए लेखा शीर्ष में, ऑप्शन बी अन्य लेखा शीर्ष में, ऑप्शन सी साधारण लेखा शीर्ष में, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नगरपालिका की जो भी प्राप्तियां और व्यय होंगे वह लेखा शीर्ष, अन्य लेखा शीर्ष और साधारण लेखा शीर्ष में विभाजित करके रखे जाएंगे। यदि हम धारा 79 की चर्चा करें तो धारा 79 के अंदर बताया गया है कि नगरपालिका निधि नाम से एक निधि होगी और इस निधि में नगरपालिका द्वारा वसूल किए गए और वसूल किए जाने योग्य सभी धन जमा किए जाएंगे और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त धन को भी नगरपालिका निधि में जमा किया जाएगा। यह हमने धारा 79 के अंदर पढ़ा था। आगे हमने धारा 79 में ये पढ़ा था कि लेखा शीर्ष को दो भागों में बांटा जाता है, जो है राजस्व लेखा और पूंजी लेखा। आप इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। लेखा शीर्ष को विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए राजस्व लेखा, ऑप्शन बी पूंजी लेखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। धारा 79 में हमने अभी चर्चा की थी लेखा शीर्ष को राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक परियोजनाओं में शामिल हैं। ऑप्शन ए नगरपालिका बाजार, ऑप्शन बी बाजार विकास परियोजना, ऑप्शन सी संपत्ति विकास परियोजना, ऑप्शन डी सभी। तो वाणिज्यिक परियोजना में उपरोक्त सभी शामिल हैं, अर्थात नगरपालिका बाजार, बाजार विकास परियोजना और संपत्ति विकास परियोजना को वाणिज्यिक परियोजना में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा नगरपालिका निधि के उपयोग का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 79, ऑप्शन डी धारा 80, ऑप्शन सी धारा 81, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 80।
धारा 80 के अंदर नगर पालिका निधि के उपयोग के बारे में बताया गया है। इस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका निधि का उपयोग उसी रीति से और उसी नियम से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा उपबंध बनाकर बताए गए हैं। और धारा 80 को आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि जो नगर पालिका निधि है अर्थात नगर पालिका का पैसा है, उसका जब हम उपयोग करेंगे तो वह निधि क्या हो जाएगी, आपके पास जो रुपए होते हैं अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपके रुपए जीरो अर्थात शून्य में बदल जाएंगे। तो उसी प्रकार नगर पालिका निधि का उपयोग करेंगे तो वह शून्य अर्थात जीरो, तो 80। तो धारा 80 में नगर पालिका निधि के उपयोग के बारे में बताया गया है। इस प्रकार की ट्रिक्स भी हम अपनी क्लासेस में लेके आएंगे, पर हमारा उद्देश्य ये है कि पहले सभी धाराओं को अच्छे से समझ लिया जाए, उसके बाद उनकी ट्रिक्स आपको बताई जाए कि आप धारा कैसे याद रख पाएंगे। इसकी क्लासेस हम बाद में करेंगे। अगर आपको अभी ट्रिक्स बता दी गई तो आप ट्रिक्स तो याद कर लेंगे, लेकिन धारा के अंदर क्या उल्लेख किया गया है वह आपको याद नहीं रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जब तक बजट अनुदान में शामिल ना हो तब तक नगर पालिका निधि से संदाय नहीं, ऐसा प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 80, ऑप्शन बी धारा 81, ऑप्शन सी धारा 82, ऑप्शन डी धारा 84। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 81। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बजट अनुदान में सम्मिलित न होने पर भी निम्न के लिए संदाय किया जा सकता है। ऑप्शन ए खतरनाक रोग फैलने पर किए गए उपायों, ऑप्शन बी करों और अन्य धन के प्रतिदाय, ऑप्शन सी लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धारा 81 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका निधि से तब तक संदाय नहीं किया जा सकता जब तक कि चालू बजट में उस अनुदान को सम्मिलित न किया गया हो, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बजट अनुदान में सम्मिलित न होने पर भी नगर पालिका निधि से खर्च किया जा सकता है। वह परिस्थितियां कौन कौन सी होंगी तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे नगर पालिका यदि किसी कर और अन्य धन का प्रतिदाय अर्थात रिफंड करना चाहती है तो उसका बजट अनुदान में शामिल होना आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र में यदि कोई खतरनाक बीमारी या रोग फैल जाता है तो उसके लिए जो उपाय नगर पालिका द्वारा किए जाएंगे और उनको जो नगर पालिका निधि से खर्चा होगा उसके लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि वह पहले बजट अनुदान में शामिल किया जाए उसके बाद खर्च किया जाए। इसी प्रकार लोक हित में यदि तत्काल अपेक्षित किसी कार्य के नियोजन के लिए रुपया खर्च हो रहा हो, और अन्य पॉइंट हमने इस धारा में देखे थे, किसी संविदाकारों अन्य व्यक्तियों के संबंध में या निक्षेप में धारित धन आदि को भी नगर पालिका द्वारा वापस किया जाएगा। और उसी प्रकार भूलवश यदि कोई धन नगर पालिका द्वारा संग्रहित किया गया है और नगर पालिका निधि में जमा किया गया है तो उसको भी बजट अनुदान में शामिल किए बिना ही नगर पालिका द्वारा खर्च किया जा सकता है। और एक पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि मान लीजिए नगर पालिका संपत्ति को कोई नुकसान हो या किसी मानव जीवन के ऊपर खतरा हो, इस स्थिति में भी नगर पालिका द्वारा खर्च किया जा सकता है। इनके उदाहरण को हमने क्लास में अच्छे से समझा था। अगला प्रश्न है, लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए अस्थायी संदाय का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 80, ऑप्शन बी धारा 81, ऑप्शन सी धारा 82, ऑप्शन डी धारा 83। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 82। धारा 82 के अंदर बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा लिखित अध्यापेक्षा पर जब राज्य सरकार किसी कार्य को लोक हित में अपेक्षित समझती है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऐसे लोक अपेक्षित कार्य के प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि से खर्च कर सकता है और यह खर्च अस्थायी रूप से किया जाएगा। अर्थात एक बार नगर पालिका इस पर खर्च कर देगी, उसके बाद में राज्य सरकार उस खर्च के बराबर धन को नगर पालिका को वापस करेगी और उस धन को नगर पालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा। एक पॉइंट धारा 82 में याद रखने योग्य यह है कि जब नगर पालिका खर्च कर रही है किसी धन को तो उस धन को खर्च करने के कारण उसके जो नियमित कार्य हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप धारा 82 को इस प्रकार याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति का प्रावधान है।
ऑप्शन ए धारा 82, ऑप्शन बी धारा 83, ऑप्शन सी धारा 84, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 83, ऑप्शन बी। धारा 83 में हमने पढ़ा था कि इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिका क्षेत्र के बाहर भी संपत्तियों को खरीद सकती है, उनका सर्जन कर सकती है और उनका रखरखाव कर सकती है, और इस एवज में नगरपालिका निधि से वह उपगत कर सकती है। तो हमने इस प्रकार धारा 83 को समझा, जिसमें यह बताया गया था कि नगरपालिका की सीमाओं के बाहर वह उपगत करने की शक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, नगरपालिका निधि के अनन्य उपयोग का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 82, ऑप्शन बी धारा 83, ऑप्शन सी धारा 84, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 84। धारा 84 में हमने आगे पढ़ा था कि राज्य सरकार आदेश के द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नगरपालिका को यह आदेश दे सकती है कि वह नगरपालिका निधि से या नगरपालिका को प्राप्त अनुदान से या किसी लेखा शीर्ष के से या उनके किसी भाग को अनन्य कार्यों पर, अर्थात राज्य सरकार द्वारा जो कार्य बताए जाए उन पर खर्च कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, लेखाओं के प्रचालन का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 84, ऑप्शन बी धारा 85, ऑप्शन सी धारा 86, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 85। धारा 85 के अंदर लेखाओं के प्रचालन अर्थात अकाउंट्स के ऑपरेशन अर्थात नगरपालिका निधि से खर्च किस प्रकार किया जाए उसके बारे में नियम दिए गए हैं। धारा 85 के अंदर बताया गया है कि नगरपालिका निधि से संदाय अर्थात पेमेंट उसी रीति से या उसी विधि से किया जाएगा जो राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाकर बताई गई हो। इस धारा 85 के अंदर यही बताया गया है कि किस के राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही नगरपालिका निधि से खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिशेष धन का विनिधान अर्थात इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 85, ऑप्शन बी धारा 86, ऑप्शन सी धारा 87, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 86, ऑप्शन बी। धारा 86 के अंदर अधिशेष धन के विनिधान के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस लेखा के अधिशेष को सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए अन्य लेखा शीर्ष, ऑप्शन बी पूंजी लेखा, ऑप्शन सी वाणिज्यिक परियोजना लेखा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाणिज्यिक परियोजना लेखा। वाणिज्यिक परियोजना लेखा के अधिशेष को अर्थात अधिशेष का अर्थ है यहाँ अतिरिक्त धन, सरप्लस मनी, जो धन आवश्यकता पूरी होने के बाद भी शेष बच गया है उस धन को हम अधिशेष धन कहते हैं। तो इस प्रकार वाणिज्यिक परियोजना लेखा में बचे हुए अधिशेष धन को सामान्य लेखा में ट्रांसफर या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिशेष धन जिसे धारा 86 की उपधारा 1 के अधीन अंतरित नहीं किया गया हो विनिधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए लोक प्रतिभूति में, ऑप्शन बी लघु बचत स्कीम में, ऑप्शन सी अनुसूचित बैंक में, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अब हम एक बार धारा 86 को पूरा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और इन प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। धारा 86 के अंदर बताया गया है कि नगरपालिका निधि और नगरपालिका की जो लेखा शीर्ष हैं उसमें जमा धन यदि अधिशेष धन है अर्थात आवश्यकता पूरी होने के बाद जो धन बच जाता है उसको हम अधिशेष धन या सरप्लस मनी कहते हैं। तो नगरपालिका की लेखा शीर्षों में यदि कोई अधिशेष धन है तो वह धारा 86 की उपधारा 1 के अंतर्गत अन्य लेखा शीर्षों में अंतरित किया जा सकता है अर्थात ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि किसी लेखा शीर्ष में अतिरिक्त धन है तो उसे अन्य लेखा में ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा धारा 86 की उपधारा 1 में बताया गया है। इसमें याद रखने वाली एक बात यह है जो हमने क्लास में नोट डालकर भी लिखवाई थी
वाणिज्यिक परियोजना लेखा के अतिरिक्त धन को सामान्य लेखा शीट्स में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अन्य सभी लेखा शीट्सों के धन को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन वाणिज्यिक परियोजना लेखा के अतिरिक्त धन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। आगे हमने धारा 86 में एक पॉइंट और देखा था, नगर पालिका के अधिशेष धन को यदि अन्य लेखा शीर्षों में अंतरित नहीं किया गया है तो उस धन को लघु बचत स्कीमों, लोक प्रतिभूतियों और अनुसूचित बैंकों में ब्याज प्राप्त करने के लिए भी जमा कराया जा सकता है। और एक अंतिम पॉइंट धारा 86 के अंदर यह है कि यदि इस प्रकार हमने नगर पालिका के जो अतिरिक्त धन या अधिशेष धन है उसका इन्वेस्टमेंट किया और यदि उस इन्वेस्टमेंट में हानि हो गई या लाभ हो गया, तब क्या किया जाएगा? तो इस स्थिति में यदि लाभ होता है तो जो अतिरिक्त धन हमें लाभ के रूप में प्राप्त होगा उसको जमा कर लिया जाएगा, और यदि हानि होती है इन्वेस्टमेंट में तो नगर पालिका निधि से उस हानि के बराबर राशि का प्रतिसंदाय अर्थात रीपेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने धारा 86 को भी समझ लिया। उम्मीद करता हूं ये धाराएं आपको समझ में आ रही होंगी, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास एक बार जरूर देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते जाएं और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 25वां, धारा 87 में प्रावधान है। ऑप्शन ए बजट मंजूरी का, ऑप्शन बी बजट पारित करने का, ऑप्शन सी बजट प्राक्कलन का, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बजट प्राक्कलन का। बजट प्राक्कलन का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा बजट एस्टीमेट। अगला प्रश्न है बजट प्राक्कलन में शामिल है ऑप्शन ए वास्तविक आय प्राक्कलन, ऑप्शन बी वास्तविक व्यय प्राक्कलन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बजट प्राक्कलन में नगर पालिका की वास्तविक आय और वास्तविक व्यय का प्राक्कलन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है बजट प्राक्कलन तैयार करता है ऑप्शन ए नगर पालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य नगर पालिका अधिकारी। यह प्रश्न आप याद रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 28, बजट प्राक्कलन प्रत्येक वर्ष किस तारीख तक तैयार हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 31 जनवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15 जनवरी। अब हम धारा 87 के बारे में एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमारी धारा 87 रिवाइज भी हो जाएगी और इन प्रश्नों की व्याख्या के साथ साथ धारा का रिवीजन भी हो जाएगा। तो धारा 87 में अगर बात करें हम, तो धारा 87 के अंदर बजट प्राक्कलन की बात की गई है, अर्थात बजट का एस्टीमेट, जो आने वाला वित्त वर्ष है उसमें बजट किस प्रकार खर्च किया जाएगा और बजट और नगर पालिका को आय कहां से होगी आदि के बारे में बात की जाती है। धारा 87 के अंदर बजट प्राक्कलन की बात की गई है और बजट प्राक्कलन में नगर पालिका के वास्तविक आय और वास्तविक व्यय को शामिल किया जाता है, अर्थात जितनी नगर पालिका की वास्तविक रूप से आय होती है और जितना वास्तविक रूप से जो खर्चा होता है उन दोनों को बजट प्राक्कलन में लिखा जाएगा, तभी नगर पालिका का बजट प्राक्कलन सही प्रकार से हो पाएगा। आगे हम बात करें तो बजट प्राक्कलन को तैयार कौन करता है? तो बजट प्राक्कलन को मुख्य नगर पालिका अधिकारी तैयार करता है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी बजट प्राक्कलन को प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी से पहले तैयार करेगा। धारा 87 में आप याद रखिए कि नए पदों का सृजन, रिक्त पदों की भर्ती नगर पालिका के द्वारा नहीं होगी और बजट में नहीं शामिल की जाएगी जब तक राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन ना हो। इसी प्रकार अन्य चीजों के बारे में बात करें तो किसी भी प्रकार के यान की खरीदी, अर्थात किसी भी प्रकार के यान का क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय, किसी प्राइवेट संस्थान को या किसी व्यक्ति को अनुदान आदि के बारे में बजट में कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया जाएगा। इन सभी के लिए जिनकी अभी हमने बात की, उनके लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना
इनके संबंध में प्रस्ताव बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। बजट प्राक्कलन में यदि आगे बात करें तो बजट प्राक्कलन में नगर पालिका के द्वारा जो टैक्स वसूले जाते हैं वह किस रेट पे, किस दर पर वसूले जाएंगे, इस बात का वर्णन भी बजट प्राक्कलन में किया जाएगा। आगामी वर्ष अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष में नगर पालिका के द्वारा उधार ली जाने वाली राशि का भी बजट प्राक्कलन में वर्णन किया जाएगा। धारा 87 में आगे एक पॉइंट यह भी आता है कि नगर पालिका का अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी से पहले पहले एक ऐसी तारीख जो कार्यपालक समिति द्वारा तय की जाएगी, उस तारीख को बजट प्राक्कलन को नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा और 15 फरवरी तक नगर पालिका बजट को पारित कर दिया जाएगा। यह सभी प्रावधान धारा 87 के अंदर दिए गए हैं। धारा 87 से संबंधित हमने कुछ प्रश्न कर लिए, कुछ प्रश्न हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 29। बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन बी नगर पालिका अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नगर पालिका अध्यक्ष। नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका के समक्ष बजट प्राक्कलन को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन संख्या 30। बजट प्राक्कलन किस तारीख से पहले पहले प्रस्तुत किया जाए? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 31 जनवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 31 जनवरी। 31 जनवरी से पहले पहले बजट प्राक्कलन नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बजट प्राक्कलन की तारीख निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए नगर पालिका अधिकारी के द्वारा, ऑप्शन बी कार्यपालक समिति द्वारा, ऑप्शन सी वार्ड समिति द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यपालक समिति के द्वारा। कार्यपालक समिति के द्वारा 31 जनवरी से पहले पहले की कोई तारीख निर्धारित की जाती है और उस तारीख पर नगर पालिका का अध्यक्ष बजट प्राक्कलन को नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करता है। कार्यपालक समिति का उल्लेख धारा 55 के अंदर है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बजट किस तारीख से पहले पहले पारित होना चाहिए? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 31 जनवरी, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15 फरवरी, यानी 15 फरवरी से पहले पहले बजट पारित हो जाना चाहिए। अगर हम इन 3 तारीखों जो 15 जनवरी, 31 जनवरी और 15 फरवरी की दी गई हैं उनके बारे में बात करें तो आप याद रखिए धारा 87 के अंदर 15 जनवरी से पहले पहले बजट प्राक्कलन तैयार होना चाहिए और बजट प्राक्कलन को तैयार कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। 31 जनवरी से पहले पहले बजट प्राक्कलन नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। प्रस्तुत कौन करेगा? नगर पालिका का अध्यक्ष। तारीख का निर्धारण कौन करेगा? कार्यपालक समिति। 15 फरवरी से पहले पहले नगर पालिका का बजट पारित हो जाना चाहिए। आप इन तीनों तारीखों को याद रखिए। कमेंट बॉक्स में आप इन तीनों तारीखों के साथ क्या क्या होना है लिखकर कमेंट कर सकते हैं। यह तीनों तारीखें एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। बजट प्राक्कलन की मंजूरी का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 85, ऑप्शन बी धारा 86, ऑप्शन सी धारा 87, ऑप्शन डी धारा 88। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 88। धाराएं याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार जब हम समझ लें कि धाराओं के अंदर किन किन बातों का उल्लेख किया गया है तो बाद में हम उनको ट्रिक्स के द्वारा भी याद रख सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखें धारा 88 के अंदर बजट प्राक्कलन की मंजूरी की बात की गई है, तो आप इसको इस तरह याद रखिए कि जब बजट प्राक्कलन की मंजूरी मिलेगी, अब जैसे आप अपने घर पर भी अगर आपको कोई वस्तु, फोन, लैपटॉप इत्यादि खरीदना है तो आपके घर वाले पूछते हैं कि कितने रुपए का आएगा, एस्टीमेट क्या है। तब आप एक बजट देते हैं उनको कि फोन 40,000 का आएगा, 20,000 का आएगा, 50,000 का आएगा। और जब आपके पिताजी और घर वाले तैयार हो जाते हैं, आपके उस बजट को मंजूरी मिल जाती है, तो आपको खुशी होती है। और जब खुशी होती है तो आप मिठाई बांटते हैं और मिठाई में आप 4 लड्डुओं वाला बॉक्स, आप छोटा बॉक्स आपने देखा होगा जिसके अंदर 4 लड्डू रखे आते हैं, तो वही ये 4 लड्डू हैं। आप देखिए
धारा 88, ये 4 लड्डू हैं, तो जब बजट प्राक्कलन की मंजूरी मिलेगी तब लड्डू बांटे जाएंगे, अर्थात धारा 88। इस तरह की ट्रिक्स हम और भी लेके आएंगे, उनकी अलग सेपरेट क्लास होगी। पहले आप धाराओं के अंदर किन किन चीजों के प्रावधान है, उल्लेख हैं, उनको याद कर लीजिए, फिर ट्रिक्स याद करना अधिक इजी रहेगा। अगला प्रश्न है, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 87, ऑप्शन बी धारा 88, ऑप्शन सी धारा 89, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 89। धारा 89 के अंदर जो बजट के अनुदान है उसको परिवर्तन करने की शक्ति है। जैसे मान लीजिए किसी कार्य विशेष हेतु बजट में कोई राशि अनुमोदित की गई है, अब नगर पालिका उस राशि को परिवर्तन करना चाहती है, तो उसकी शक्ति धारा 89 के तहत दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, धारा 89 के अधीन नगर पालिका को शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए बजट अनुदान की रकम बढ़ाने की, ऑप्शन बी बजट अनुदान की रकम घटाने की, ऑप्शन सी किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान को अन्य शीर्ष में अंतरित करने की, ऑप्शन डी उक्त वर्ष के दौरान किसी विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान की, और ऑप्शन ई सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई सभी। तो इस प्रकार हमने धाराओं को देखा, तो एक बार हम चर्चा करें अगर धारा 88 की। धारा 88 के अंदर यह बताया गया है कि नगर पालिका के सामने जब बजट प्रस्तुत हो जाएगा तो नगर पालिका 15 फरवरी से पहले पहले उस बजट प्राक्कलन में कुछ परिवर्तन करना चाहती है। जो आवश्यक हो उन परिवर्तनों को करके वह 15 फरवरी से पहले पहले बजट को पारित कर लेगी, और जब बजट पारित हो जाएगा तो उसकी एक कॉपी निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाएगी, और राज्य सरकार उस बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी, और राज्य सरकार यदि उचित समझे अपनी राय में और राज्य सरकार को यह लगे कि बजट प्राक्कलन में कुछ परिवर्तन होना नगर पालिका के हित में है, तो वह नगर पालिका को निर्देश दे सकती है, और ऐसे निर्देश जो राज्य सरकार द्वारा बजट परिवर्तन के लिए नगर पालिका को दिए जाएं, वो नगर पालिका पर बाध्यकारी होंगे। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगली धारा जो हमने पढ़ी थी 89, धारा 89 के अंदर जो बजट अनुदान की जो राशियां हैं उनको परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे हमने अभी चर्चा की कि किसी निश्चित कार्य के लिए कोई राशि अनुमोदित की गई है और उस राशि को कम या ज्यादा करना है, तो उसकी शक्ति धारा 89 में है। धारा 89 के तहत किसी शीर्ष के अधीन अनुमोदित बजट की राशि को बढ़ाया जा सकता है और राशि को घटाया भी जा सकता है। किसी कार्य के लिए कोई राशि निश्चित की गई है तो उस राशि को किसी अन्य कार्य हेतु अंतरित या हस्तांतरित भी किया जा सकता है। और लास्ट में हमने देखा था, मान लीजिए उस वित्तीय वर्ष में कोई विशेष या अप्रत्याशित आवश्यकता पड़ जाए तो नगर पालिका अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकती है, अर्थात उस कार्य के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर सकती है। अध्याय 5 की धारा 76 से लेकर धारा 89 तक की सभी धाराएं हमने पिछली क्लासों में पढ़ ली और सभी धाराओं से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्नों को देख लिया। उम्मीद करता हूं एमसीक्यू प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इसी तरह की वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।